दोस्तों, जिंदगी का सबसे अच्छा समय वह होता है जब माता पिता का साथ हो और हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में हो। मुझे सबसे अच्छा समय वही लगता है। और जितना ज्यादा हम स्टूडेंट्स लाइफ में रहें, उतना ही ज्यादा हम हंस हंसी खुशी से अपना समय गुजारते हैं और हमें उतना ही कम तनाव होता है। माता पिता का साथ हमेशा हमें बहुत सारी चीजों से मुक्ति दिला देता है। हमें लगता है कि हम किसी संरक्षण में हैं। और स्टूडेंट लाइफ होने का मतलब ये है कि हमारा जो अल्लड़पना है, ये सब चीजें माफ कुछ भी कर दोगे, हमें माफी मिल जाएगी कि हम क्योंकि स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है। स्टूडेंट लाइफ का दूसरा पहलू ये होता है कि हमें अपने साथियों का बहुत ज्यादा साथ मिलता है। हर चीज हम अपने साथियों के साथ शेयर करते हैं। और दिन कैसे गुजर जाता है, तनाव किस तरह से खत्म हो जाते हैं, व्यवस्थाएं कैसे बन जाती हैं, कुछ भी पता नहीं लगता। चाहे वो किसी टूर का आयोजन हो या किसी साथी के बर्थडे का आयोजन हो। आज भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एक अदिति है, हमारे स्टूडेंट, उसका जन्मदिन है। तो उसको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे मालूम नहीं था कि मैं उस समय क्लास में था, तो ग्रुप में एक मैसेज देखा तो याद आया, ओ हो, आज अदिति का जन्मदिन है। क्योंकि मुझे याद है कि पिछले साल शायद हमने अपने यहाँ पर मनाया था क्लास के अंदर। तो क्लास तो अभी शुरू नहीं हो पा रही है। तो बट जन्मदिन की शुभकामनाएं। और ईश्वर आपकी मनोकामनाएं पूरी करे, रिजल्ट आज सफल रहे और आप जल्दी से अपना नया जो छात्र जीवन है उसे की शुरुआत करें। अ, मैं यहाँ से 1999 में उदयपुर में राजस्थान तहसीलदार सेवा के अंतर्गत गया था। वहां मैंने ज्वाइन किया। तो सबसे बड़ी समस्या मुझे ये थी कि स्टूडेंट लाइफ वहां पर कैसे मिलेगी, क्योंकि जॉब में जाने का मतलब तो 24 घंटे बिजी रहना होता है। तो छात्रों से जुड़ने का कैसा मौका मिलेगा। लेकिन मैं बहुत खुश नसीब हूँ। और हमारा जॉब भी इतना अच्छा है कि हमें छात्रों से जुड़ने का मौका हमेशा मिलता है। क्योंकि जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो हम ही लागू करते हैं। और जो तहसील स्तर की व्यवस्थाएं होती हैं उसका प्रशासन हम ही करते हैं। तो उसमें कई बार स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छा सहयोग मिला। और जो एक जो सेक्टर रहा, जो जिसने मुझे कभी परेशान नहीं किया वहां पर, वो वहां के छात्र थे। उनसे मुझे बहुत सहयोग मिला। और वैसे वहाँ की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आज भी मेरी स्मृतियों में है। एक जो मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अब स्कैनर तो नहीं है। मैं आपको बिल्कुल जो एक आसान तरीका है मैं उसी से दिखाऊंगा। कि जब मैं क्षेत्र में घूमता था तो अक्सर बहुत अच्छे दृश्य भी मिलते थे वहां पर। खासकर पत्थर, उनसे मुझे बहुत लगाव था वहां पर। और क्योंकि मेरा नाम शैलेंद्र है तो कई अधिकारी और कई दोस्त जो थे वो हमेशा ही कहते थे कि भाई तुम इन्हीं के साथ रहोगे और किसी दिन यहीं पे तुम्हारा मठ बनवा देंगे। इस तरह से बोलते थे वो। तो एक जगह थी वहां पर, मेवाड़ों का मठ, उदयपुर जिले का कोटड़ा गांव, कोटड़ा तहसील के अंदर, मेवाड़ों का मठ पंचायत के अंदर। और इसमें वास्तव में इतने सुंदर पत्थर हैं कि आप ध्यान से देखोगे तो देखने लायक पत्थर हैं। तो जब मैं घूमता था तो इस तरह का पत्थर, ये आप देखोगे तो ऐसे लगता है कि जैसे एक पत्थर है और उसके आंख वगैरह सब कुछ नजर आने लगती है। ये आप देखोगे तो ये इसकी नाक है यहाँ पर, ये इसके आंख है और ये पत्थर है। और पास में बहुत सारे पत्थर यहाँ पर हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं, ऐसा लगता है। और ये देखिए, ये इसका यहाँ पर, ये इस जगह पर, ये इसका मुंह लगता है, जैसे हंस रहा हो पत्थर ये। तो बहुत सुंदर लगता था। और हमेशा ये रास्ते में पड़ता था तो मैं हमेशा गाड़ी से होता था या फिर मोटरसाइकिल से या पैदल भी होता था कई बार में। तो मैं इसको अंतर मन से नमस्ते करता था कि ये तो बहुत अच्छा पत्थर है। और आसपास के पत्थर जो हैं ये ऐसे लगता था जैसे ही इनको कहानी सुना रहा हो। और जो गजल है कि लंबी सी रातें छोटी कहानी, बिल्कुल वो मुझे याद आती थी।
ये इन सब पत्थरों को ये सो रहे हैं। और दादी माँ जो है, ये जो वो था कि बुढ़िया जिसे हम कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा। तो इस तरह के शब्द मुझे इसे देख करके याद आते थे। अब कोई किसी भी कह सकता है, लेकिन जो मेरे साथी थे, खासकर वहाँ के अध्यापक, उनको मैं जरूर समझाता था, और वो भी बहुत उसके साथ एंजॉय करते थे कि हम इन पत्थरों को यदि इस दृष्टि से देखें तो कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। और वैसे तो पत्थर टूट करके वो जमीन में ही चले जाते हैं, इनकी सड़क बनती है, कुछ भी इसका वो है, लेकिन हम इसको एक एस्थेटिक सेंस से देखें तो वहां पर बहुत कुछ इसमें मुझे अपनापन लगता था। और ये पीछे पेड़ है, ये शायद फरवरी का समय है, वहां पर पतझड़ है, पत्ते वहां पर नहीं है। हालांकि बरसात बहुत अच्छी होती है वहां पर। बहुत ही सुंदर पत्थर यहाँ पर थे। एक दूसरा पत्थर ये लगता था, जो चट्टान थी, कि जिसके अंदर ये देखने में लगता था कि जैसे कोई चिड़िया बैठी है। ये देखिए, बिल्कुल इसके ये आगे ये बीक, और ये दो जो हैं इसकी आंख। और मेरा जो वीडियो कैमरा है, शायद उसमें वीडियो एक तो मेरी जो चोरी हुई उसमें चला गया। कुछ कैसेट्स हैं मेरे पास, उसके मैं भी बनवाऊंगा सीडी। ये वो है, ये शायद 2001 या 2002 का है ये। हाँ, 2002 का है ये। तो जैसे ही गाड़ी टर्न लेती थी, मोड़ पर था ये, तो बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे कोई चिड़िया बैठी है। और इसके पीछे ये जो सब कुछ, ये यहाँ पर इतना जो फोटो था, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये ऐसे लगता था कि जैसे एक कोई बर्ड, उल्लू जैसी चिड़िया, या कोई भी, बिल्कुल एकदम से लगती थी जैसे आपको एक ऐसे करके यूं दिखाई दे। तो आहट होती थी कि कोई यहाँ पर बर्ड है। ये दूसरा जो पत्थर था, ये भी बहुत पसंद आता था। और मेरे साथ बहुत से जो वहां पर अधिकारी आए हैं, उनको मैं दिखाता था जरूर। और एक वहां पर रास्ते में खजूरी, वो पड़ता है, खोकरिया की नाल गांव है वो रास्ते में। मेरा जो स्थान था वहां पर, अ, उदयपुर से जो माउंट आबू रोड जाता है, वहां पर गोगुंदा के पास में रास्ता था, गोगुंदा से माउंट आबू के बीच में, उसके नेशनल हाईवे जो था 76, उसी के ऊपर उप तहसील का कार्यालय था। लेकिन मुख्यालय मेरा पूरा कोडा था, और मैंने पूरे क्षेत्र में काम किया है। तो क्षेत्र का मुझे ऐसा कोई ज्यादा वो नहीं रहा कि ये मैं, क्योंकि सब जगह घूमा हूं वहां पर। तो दूसरा ये पत्थर था। और एक इसके अंदर, ये हमारा उप तहसील हुआ करती थी, जिसमें बारिश हो रही है। और ये एक बरामदा था, वहां पर हम सभी आसपास के अध्यापक, और बाहर हमने एक बैडमिंटन कोर्ट बना रखा था। और ये जो आपको दिख रहा है, ये पुलिस चौकी थी। तो शाम को 5 बजे के करीब हम जब फ्री होते थे, तो हमारा बैडमिंटन का कार्यक्रम शुरू हो जाता था। हम खेलते थे, और कई बार हम सब मिल करके गांव में घूम करके आते थे। तो बहुत अच्छा लगता था वहां पर। ऐसा कोई आभास नहीं हुआ कि वैसे तो कोटला को वहां पर सजाए काला पानी, इस तरह की बात कही जाती थी। लेकिन पानी था वहां पर, काला भी हो तो भी चलेगा। कम से कम ऐसा सूखा इलाका नहीं था वो कि जहां पर पानी नहीं हो। तो बहुत यहाँ पर अच्छा लगता था मुझे। और ये बरामदा था, यहाँ पर हम सोते थे। और ये जो कमरा दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही कमरे का मेरा वो था ऑफिस, जो अंदर से बिल्कुल ऐसा था। ये आपको मैं दूसरे उसमें दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर। ये ऑफिस मेरा होता था। ये उस दिन का वो है कि हमने जो वो लगाए थे, छात्र स्टूडेंट्स के लिए सर्टिफिकेट के शिविर लगाए थे। और ये बच्चे जो थे, इन्होंने अपने आप से ही वॉलेंटियर्स बन गए थे। ये इन्होंने सबको, जितने भी बच्चे थे, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है। ये सब बच्चे हैं। ये मेरा पीछे स्टाफ बैठा है, और ये पटवारी जी हैं हमारे। ये दूसरे पटवारी जी हैं, ये हमारे स्टाफ मेंबर हैं। ये तो ये एक वहाँ पर जो है ग्राम प्रधान हुआ करते थे वहाँ के। और इनका अपना दुकान भी थी। और ये मैं हूँ। तो उस दिन भी हमने काफी सर्टिफिकेट्स बनाए। ये गर्मियों का दिन है, और इस जगह की खास बात थी कि यहाँ पर गर्मियों में भी पंखे की जरूरत नहीं पड़ती थी।
बिना ही लाइट के मैं वहां पे रहा हूँ, और कभी जरूरत नहीं पड़ी। ये पीछे पानी पीने के लिए हम रखते थे, हैंड पंप था वहां पर, वहां से हम पानी लेते थे। और बहुत अच्छी बहुत बढ़िया जगह थी वहां पर, ये बिना ही बिजली के वहां पर रह लेना। और कभी भी मुझे गर्मी का आभास नहीं हुआ वहां। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने आप से वॉलंटरीज शुरू किया। ये खास बात ये रही है कि मुझे वहां पर किसी से कहना नहीं पड़ा। जैसे सर्टिफिकेट्स बनते थे, बच्चों को पता था बहुत सारी भीड़ है, तो वो आपस में मिल करके अपना ऐसे मैनेज करते थे। मुझे बड़ा सरप्राइज होता था कि कितना अच्छा मैनेजमेंट है, इन्हें कहने की जरूरत नहीं है। जैसे सर्टिफिकेट जब इकट्ठे हो जाते थे बहुत सारे, तो उन्हें बांटने के लिए नाम बोलना पड़ता था। तो वे खुद ही आकर के वो मैनेज कर लेते। तो बाद में फिर मैंने इनकी छोटी सी टीम बना दी थी। और ये बच्चे जो है, इनको हम बहुत स्टाफ की तरफ से कभी कॉपी पेन गिफ्ट वगैरह देते थे, बहुत उनसे अफेक्शन रखते थे। और बैडमिंटन खेलने के लिए भी हमारे पास ये आ जाते थे, क्योंकि इन बच्चों के जो घर थे हमारे ऑफिस से, वो 7-8 किलोमीटर दूर थे, और ये पैदल ही वहां पर देवला में सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, वहां पर ये बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। इनको हम बहुत सारे वो भी देते थे, ओकेजन पे बुलाते थे इनको, स्कूल में भी जा करके इनसे पूछते रहते थे, भाई तुम्हारे गांव में कोई समस्या तो नहीं है, और कोई भी हो। तो ये बहुत हेल्पफुल थे हम लोगों के लिए। किसी तरह की कोई गांव में बीमारी या पानी का हैंडपंप खराब है, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन ये गांव से ला करके हम पूछते रहते थे। और लगभग हमने हर एक स्कूल के अंदर इस तरह के जो स्टूडेंट्स थे, उनसे हमने कांटेक्ट किया हुआ था, ताकि हमें गांव की समस्याओं का बिल्कुल सही सही जानकारी मिल सके। बहुत सी जानकारी हमें बहुत अच्छी मिलती थी कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, और उन्हें बहकाया नहीं जा सकता। तो बहुत अच्छा हमारा इन्फॉर्मर ये बच्चे हुआ करते थे वहां पर, क्योंकि मुख्य समस्या पानी की थी। अच्छा, एक यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक वो हुआ, उसमें मैंने एक राइटअप भी लिखा था कि ये एक पपी है, इसका नाम हमने जिप्सी रखा था। ये अचानक ही वहां पर आ गई, और ये पपी जो इतनी बढ़िया वो थी कि इसका हमने बर्थडे बनाया। हालांकि ये ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाई वहां पर, एक हादसा हो गया था, उसकी वजह से ये नहीं रही। और इसकी इतनी अच्छी बात थी कि बिल्कुल आदमियों के बच्चों की तरह रही वहां पर। इसने कभी गंदा नहीं किया कमरा, और हमेशा ये मेरे साथ रहती थी। तो ये जो नीचे पेंटिंग है, ये मैंने बनाई थी। इसका बर्थडे बनाया था हमने ऐसे ही। और इसका अंतिम समय जो था, वो वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 2001 रहा। तो बहुत दुख हुआ इसका, पर चलो, वो है कि मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया। तो एक ऐसे ही पपी बहुत साल पहले गांव में था। वो हमारी जो बुग्गी होती है, जिसको हम गन्ने डाल के आ रहे थे, तो वो बुग्गी के पीछे आ गया। और वो हमें पता नहीं किसका था वो। फिर रास्ते में जब वो उसके पीछे कुत्ते भौंकने लगे, तो फिर उसको मैंने अपनी बुग्गी पे चढ़ा लिया। और वो घर पर आकर के वो ऐसे पपी रही है कि उसका नाम हमने डार्की रखा हुआ था। तो वो इसका नाम मैंने जिप्सी रखा, और बिल्कुल जिप्सी लाइफ की तरह ये रही। बहुत प्यारी वो थी ये। और स्टाफ में ये सभी इसको बहुत प्यार करते थे। ये पीछे ही मेरा घर था, और हाँ, हमने इसका बर्थडे बनाया। हमने अपने सभी साथियों को इनवाइट किया। तो ये सुबह के टाइम का है कि शाम को हमने पार्टी की थी इसकी। हमने खाना वगैरह बनाया था अच्छा सा, और हमने सेलिब्रेट किया था। और इसकी एक खास बात थी कि एक मेरे पास रेडियो था। तो जब मैं गाने सुनाता था इसको, ये बड़े अच्छे तरीके से गाने सुनती थी। वो फोटोग्राफ मेरे पास नहीं है, वो आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, तो अब बात आती है टिश्यू कल्चर की, जो मेन चीज है कि टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि हम छोटे से टिश्यू से बहुत बड़ी चीज को कल्चर कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो क्या हमें सिर्फ अपने खाद्य पदार्थ का ही टिश्यू कल्चर करना है, या हमें अपनी नैतिकता का भी टिश्यू कल्चर करना पड़ेगा? ये सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे जैसे विकास हो रहा है, बहुत सी चीज अच्छी होती जा रही हैं, लेकिन बहुत सी नैतिकता वो ऐसी खोती जा रही है कि उनका हमें पता ही नहीं लगेगा वो कहाँ है। तो हमें टिश्यू भी कम से कम नहीं मिलेगा, हमें उनका कहीं ना कहीं एक कल्चर करना पड़ेगा। है ना यासी?
कुछ ऐसा ही कल्चर मुझसे हुआ। अ, मैं एक जो मेरे अंदर आइडिया था, एक बार हमारी एक्स्ट्रा क्लास थी डीएवी कॉलेज मुजफ्फरनगर में, और बीएससी सेकेंड ईयर में, क्योंकि हमारे यहाँ 3 साल का कोर्स होना था, तो उस समय टीचर्स की कुछ कमी हुई थी। तो सभी टीचर्स ने मिलजुल करके के हमारा सिलेबस पूरा किया था। तो मुझे याद है कि डॉक्टर एमपी कौशिक सर जो यूजली फिजियोलॉजी कराते हैं, तो हमारे जो बीएससी की वो थी क्लास, उनको उन्होंने क्लासिकल ब्रायोफाइटा कराया था, और टाइडोफाइट जिम्नोसम्स ये पेपर एमपी कौशिक सर ने कराए थे। वाईपी जैन सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वो शायद उन्होंने हमारी क्लास नहीं कराई थी उस समय, मुझे याद है। डॉक्टर एमपी कौशिक सर ने कुछ क्लासेस दी थी, तो एक्स्ट्रा क्लास थी, और वो शायद 7-8 घंटे क्लास चली थी हमारी, मुझे कुछ ऐसा ध्यान है। तो उस समय क्या था कि जो स्टूडेंट्स ने कुछ आंदोलन कर रखा था, क्योंकि हमारा 3 साल का डिग्री कोर्स होना था, और गवर्नमेंट ने हमें 2 साल के अंदर ही वो कर दिया था। ये बातें चल रही थी उस समय, डिसीजन नहीं हुआ था, लेकिन प्रोटेस्ट चल रहा था। तो सर की क्लास थी, बिल्कुल पैक क्लास थी, उसमें काफी स्टूडेंट होते थे, ये नहीं देखते थे कि चाहे वो किस सेक्शन के थे। एक्स्ट्रा क्लास में वो सभी स्टूडेंट्स आते थे, क्योंकि सर अच्छा पढ़ाते थे। भाई विजय सर के यहाँ भी कई बार ऐसा होता था कि एक्स्ट्रा क्लास होती थी, तो उसमें काफी स्टूडेंट्स आ जाते थे, और हमारे एब्सेंट नहीं होते थे हम उस समय। एक क्लास खत्म करने का मतलब है कि कम से कम हम अपने नोट्स लेंगे, और स्टूडेंट्स को दुख होता था कि अरे वो क्लास खत्म होगी, मैं नहीं आ पाऊंगा, वो पहले से इन्फॉर्म करता था। हम एंजॉय के लिए क्लास नहीं छोड़ते थे, क्योंकि क्लास बहुत अच्छी होती थी। अ, तो उस समय ये हुआ कि स्टूडेंट्स का शोर मचा बाहर, जो स्ट्राइक करने वाले आ रहे थे कि बंद करो बंद करो बंद करो, और एकदम से शोर खत्म हो गया उस समय। तो फिर सर ने कहा कि आप ऐसे कीजिए, आप सभी बाहर चले जाएं, आपके स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं क्लास ले रहा हूं और इनको मालूम है कि ये अंदर कोई नहीं आएगा। तो वो नैतिकता कितनी बड़ी है कि स्टूडेंट अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कि अंदर कौन है। तो मैं सोचता था कि कितनी बड़ी नैतिकता है कि मुझे ये बनना है कि अब कभी जिंदगी में ये चीज हासिल करनी है कि कम से कम आभास इतना हो कि अंदर कौन है। ये है, उस लेवल पे मुझे अपना आप को रखना है। ये जो, क्योंकि स्टूडेंट्स तो ये करते थे उस टाइम में कि अंदर आ जाते थे और शोर मचा करके स्टूडेंट्स को बाहर बुलाते थे, आ जाइए क्लास मत कीजिए, ये करिए। लेकिन एमपी कौशिक सर के बारे में इतना आदर उस समय मैंने पहली बार किसी को देखा, क्योंकि हमारे यहाँ पहले भी स्ट्राइक होती थी, और स्टूडेंट्स आकर के अंदर से वो स्टूडेंट्स को बुलाते थे कि आप क्लास बंद करो, और कभी बदतमीजी नहीं की उन्होंने। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि स्टूडेंट अंदर नहीं आए, उन्होंने बाहर ही अपना जो शोर है वो रोक दिया। तो ये बात वहां पर भी हुई, मिली मुझे एक बार कि वहां पर मालवा का चौरा जगह पर छात्रों ने जाम लगाया हुआ था, क्योंकि टीचर्स की कमी वहां अभी भी है, कोई टीचर आना पसंद नहीं करता। तो छात्रों का भविष्य जो है वहां पर, एक बार तो मैंने टीम बनाई थी, और वहां पर आवासीय विद्यालय था, तो मैं, जेईएन और 2-3 टीचर्स थे, हम वहां जाकर के पढ़ाते थे बच्चों को। तो बच्चों ने खुद मुझसे कहा कि सर आप ऐसे कीजिए, आप अंदर चले जाएं, क्योंकि आपके सामने हम रास्ता जाम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा रास्ता क्यों जाम करते हो, पहले तो ये बताओ कि समस्याएं हम देख रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर ऐसा करता हूं मैं कि मैं आकर के आपके यहाँ रोज 2 घंटे दूंगा, और मैं एक जेईएन है, मेरा स्टाफ है, हम पढ़े लिखे तो हैं, हम पढ़ाएंगे जब तक टीचर्स नहीं आते। तो इस बात को लेकर के उन्होंने अपना रास्ते जाम करने का प्लान खत्म कर दिया, और फिर वहां पर हमने पढ़ाया भी जाकर। हम जाते थे कुछ टीचर से, फिर हमने व्यवस्था ये करी कि जो 10वीं के स्टूडेंट्स हैं वो 5वीं के स्टूडेंट्स को, 8वीं के स्टूडेंट को पढ़ा लेते थे, उनको हम पढ़ा देते, समझा देते थे, और वे आराम से रहे। फिर उन्होंने कभी रास्ता जाम नहीं किया। तो उस नैतिकता का जो जो ओरिजिन है, वो डीएवी कॉलेज मुजफ्फरनगर को उस दिन का वाकया है कि ऐसा भी होता है कि इतनी रेस्पेक्ट होती है कि हम अपने धरने प्रदर्शन को भी भूल जाते हैं, और हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स का एग्रेशन तो था, प्रोटेस्ट था, लेकिन प्रोटेस्ट को किस लेवल पर हॉल्ट करना है, ये सबसे बड़ी बात थी। तो दोनों ही तरफ से नैतिकता थी, छात्रों की तरफ से भी थी, और एक टीचर्स की भी इज्जत थी। तो एक तो इसका मुझे आभास मिला। तो इसका कल्चर कैसे किया जाए, हमें बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है इसके लिए, ये चीजें आसानी से नहीं मिलती।
कि हम एक दिन में एफर्ट करें तो उसके चांस कम होते हैं कि हमें वो नैतिकता मिल जाए। उसके लिए हमें हमेशा प्रयास रहना पड़ता है, और ये एक सफेद हाथी से कम नहीं होता। सफेद जितनी चीज होती है उस पे काला स्पॉट छोटा सा भी होगा वो भी दिखाई देगा, तो हमें बहुत ज्यादा सावधान और सतर्क और बहुत संयम से रहना होता है। तो वहां पर दूसरा जो है, ये एक मैं दिखाऊंगा कि इस तरह से हम पेंशन के कैंप लगाते थे कि दूर दूर से जो लोग थे वो पेंशन जो मिलती थी उनको विभिन्न तरह की अ, जो सरकार सहायता देती है उसके लिए हम फील्ड में जा करके, वो पहले तहसील में आते थे, उनका आने जाने का इतना खर्चा होता था, तो इस तरह के हम कैंप्स लगाते थे। तो ये कैंप का वो है। वहां पर भीड़ कम होती थी क्योंकि आते ही हम 10-15 हम बैठ जाते थे वहां पर, पूरा दिन हम वहीं बैठते थे। और जैसे ही वो आए, पहले तो तहसील में वो दिन से रात तक बैठे रहते थे, शाम भी हो जाती थी, और वो बेचारे जा नहीं पाते थे अपने घर, वो वहीं सोते थे तहसील में ही कहीं ना कहीं। तो हमने डिसाइड किया था, मैंने, कि इनको देर नहीं करनी, और इनको जितना भी कम खर्चा हो इनका, क्योंकि हम 200 रुपये पर मंथ उनको देते थे, और उनका लगभग 50-100 रुपये आने जाने का खर्चा होता था। तो हम क्या दे रहे हैं उनको, 100 रुपए की मदद हम उनको नेट दे रहे हैं। तो इस बात को सोच करके मैंने डिविजनल कमिश्नर साहब से परमिशन लेकर के एक कैंप लगाने की व्यवस्था करी थी, क्योंकि इसमें परमिशन बहुत जरूरी थी कि कैश वगैरह लेके जाना पड़ता है। और ये व्यवस्था बहुत अच्छी रही, ये उनको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर इनको वो मिला। फिर हमने बाद में गांव में जा करके इसको कर दिया था। अब तो मनी ऑर्डर के थ्रू है, पहले वहां पे हर एक गांव में मनी ऑर्डर की व्यवस्था भी नहीं थी। तो जब ये पेंशनर आते थे, तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि इनका जो हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम हुआ करता था, और मुझे मालूम हुआ कि जो सेम की फली होती है वो बहुत कम पानी में उगाई जा सकती है। इतना पानी तो इनके हाथ वगैरह धोने में, सब्जी वगैरह धोने में आ जाता है। तो मैंने एक पेंशन कैंप के अंदर ये वाला जो था, हर एक पेंशनर को सेम की जो बीज है वो दिए। पालोड बोलते हैं इसको। ये जो बीज है ये मैं दे रहा हूँ। तो मैं कैमरा रखता था इसलिए क्योंकि कई बार इस तरह के केस आते थे हमारे सामने कि वो उसका फोटो भी नहीं होता था हमारे पास, और उनको पेंशन की व्यवस्था करवानी होती थी। तो वो बेचारा कहाँ जाएगा फोटो लेने के लिए। तो ऐसा कोई भी मुझे लगता था कि इसको पेंशन हमेशा दिलवा सकते हैं हम। जैसे कोई पैर से नहीं चल सकता था, या कोई इस तरह की कोई इसमें फिजिकली चैलेंज है उसके लिए, या कोई भी गरीब है, तो मैं अपने कैमरे से फोटो खींच करके उसके निगेटिव वगैरह निकलवा करके और अपने स्टाफ को भेज करके उसके घर से ही उसका फॉर्म फिल करके, और मैं उसी को आगे करता था फॉर्म को, जो बिल्कुल श्योर शॉट है क्योंकि मेरी रिपोर्ट उस पर लगती थी, और वहां से आराम से उसको पेंशन स्वीकृत हो जाती थी। उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह जो हमारे लेवल के होते थे वो बन जाते थे। और मेडिकल के लिए हम क्या करते थे, हम एक कैंप लगते थे वहां पर। वो कैंप एक्टिवली हो गए, उनको हम पहले से इन्फॉर्म करते थे कि आप उस दिन आ जाइए, आपका सर्टिफिकेट यहीं बन जाएगा। तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे उनको अच्छी व्यवस्था मिल जाती थी। तो ये मैंने दिए थे उसको कैंप के अंदर। सरप्राइज तब हुआ कि शायद ये फरवरी मार्च में मैंने उनको दिया था, और दिवाली के आसपास आजकल के टाइम में मेरे पास बहुत सारे सेम आई। तो पहले एक ने ला के दिया, थोड़े से 2-3 किलो होंगे उसमें। तो मैंने कहा भाई ये क्या है। कह रहे जी सेम वो है जो आपने बीज दिए थे उस पे सेम आई। तो हमारे यहाँ परंपरा है कि जो सबसे पहला फल आता है उसको हम आपस में बांटते हैं, ये वहाँ के लोगों में कल्चर है। तो मेरे पास लेकर आए तो मुझे 15 दिन के अंदर इतनी सेम इकट्ठी होगी, 2-3 कुंटल के करीब सेम हमारे पास आ गई, फली जो सेम की फली होती है। मैं सरप्राइज में कि ये हो क्या रहा है। वहां पर हम, क्योंकि मैं तो अकेला रहता था, और वो शुरू में तो थोड़ी बहुत बनाई वो बांट दी उसमें। तो फिर मैंने वहां से लोगों से डिस्कस किया कि भाई ये इनकी मेहनत का फल है, और आप खरीदिए इनको। तो वो फिर हमने जो मार्केट से रेट पता करा, उस रेट पर हमने सब को लोगों को वो बेची। और जो पैसा इकट्ठा हुआ उनको मैंने, जो कैंप होता है इसमें उन सभी को बांट दिया कि भाई आपके सेम जो है ये हमने खा ली है, और ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो बहुत अच्छा वहां पर ये हुआ। तो ये टिश्यू कल्चर था कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हमने सिर्फ सीड दिए उसको, और वो कितना अच्छा तरीके से वो इंटरेक्ट हुए, वो फल लेकर आए उसके। और ये जो है 2000 ये 3 या 4 की बात है वहां पर।
और अभी भी जब मैं 2011 में उधर की तरफ से इंफॉर्मेशन ली थी कि अभी भी वो सेम खा रहे हैं वहां पर। तो ये एक टिश्यू कल्चर का एक अनायास एक्सपेरिमेंट, जो लेबोरेटरी नहीं थी, लेकिन पूरा कोटड़ा एक लेबोरेटरी था वहां पर। तो वहां के लोगों के लिए एक बार मैंने विचार था, वो बिल्कुल वहां पे फिट हुआ कि यहाँ पर एफिल टावर तो नहीं है जो फ्रांस में बना था, लेकिन यहाँ के लोगों का जो सामाजिक जीवन यापन है, जीवन यापन पद्धति है, वो किसी एफिल टावर से भी कम नहीं है। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं।